प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, महत्व तथा संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला है संविधान का रक्षक। भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है। इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के रक्षक और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। अपनी इस शक्ति के आधार पर वह संविधान की प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा करता है। संविधान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संविधान की अधिकारपूर्ण व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। दूसरा है संघात्मक व्यवस्था का रक्षक। संविधान के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा ही संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति विभाजन की रक्षा करता है और संघीय या राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करने से रोक सकता है। इसके अलावा संविधान के द्वारा चाहे कितना ही अधिक स्पष्ट शक्ति विभाजन क्यों न किया जाए, अनेक विषयों पर संघीय या राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों में ही परस्पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका निपटारा एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। तीसरा है मूल अधिकारों का रक्षक। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन मूल अधिकारों की रक्षा भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जब जैसी आवश्यकता हो वैसे रिटें जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इस प्रकार संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद के द्वारा समय समय पर कानून में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। 1960 में इसे 14, 1977 में 18 तथा 1985 में 26 एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश किया गया। वहीं वर्ष 2007 के अंत तक यही व्यवस्था रही। सर्वोच्च न्यायालय पर लगातार बढ़ते हुए मामलों के बोझ को देखते हुए संसद ने मार्च 2008 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 को संशोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश कर दी है। इस प्रकार वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों एडहॉक जजेस की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार तदर्थ नियुक्तियां करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के उन मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेनी होगी जिनमें से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कनाडा में प्रचलित ऐसी ही प्रथा के समान है। सर्वोच्च या संघीय न्यायालय के पदनिवृत्त न्यायाधीशों को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करेगा।
इस बात को लेकर विवाद था कि क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद के निराकरण हेतु राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 1998 में एक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ पर 28 अक्टूबर 1998 को लिए गए निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रही। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करते तथा इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते थे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा था कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह को एक मत से और लिखित में सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाए तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करते हैं तो सरकार ऐसी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायाधीशों की योग्यता: पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचार से एक पारंगत विधिवेत्ता हो। यह अंतिम उपबंध वस्तुतः चुनाव के क्षेत्र को व्यापक रखने के लिए किया गया है। इस उपबंध के अनुसार किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला कोई विख्यात विधिवेत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल एवं महाभियोग: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति भारतीय संविधान में आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी वर्तमान व्यवस्था व्यवहार में वैसी ही है, क्योंकि भारत में औसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु बहुत होती है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान के अनुच्छेद 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यावधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए और न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जाए। वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें: संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी आदि के संबंध में 1 जनवरी 2006 में आवश्यक सुधार किए गए हैं। वेतन के अतिरिक्त इन न्यायाधीशों को मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास स्थान, स्टाफ, कार, सीमित मात्रा में पेट्रोल तथा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन, भत्ते आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन्हें वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, जिस पर भारतीय संसद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्मुक्तियाँ: न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी सम्मति की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय दिया है। संसद के द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त
अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह अपना सम्मान बनाए रखने और शत्रुतापूर्ण आलोचना से अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय अवमान की कार्यवाही कर सके। न्यायालय अवमान की कार्यवाही न केवल प्रतिष्ठा की रक्षा करने वरन ऐसे किसी कार्य को रोकने के लिए की जा सकती है जिसका इसकी निष्पक्ष निर्णय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो।